कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जिसे हम इस कवि सम्मेलन का यूं समझ लीजिए कि एक चिराग है जहां से आगाज हो रहा है उसका। मैं बहुत समय बाद उसे सुन रहा हूं, मैंने 3 साल पहले उसे सुना था और मैं इस बात को फख्र से बताना चाहता हूं कि पूरी टीम बन जाने के बाद एक सुनिश्चित कवि का नाम हटवाकर संदीप जी ने फोन करके मुझसे कहा कि मुझे प्रशांत अग्रवाल को सुनना है क्योंकि उसकी यूट्यूब की वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी। जब किसी नए कवि के लिए इस प्रकार की डिमांड आती है तो मुझे आश्वस्ति होती है कि हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों का भविष्य उज्जवल है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रशांत अग्रवाल का। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। 3 पहरों तक, इन 2-3 तालियों को प्रणाम करता हूं। 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार। चौथी पंक्ति संभाल लेना धनकौर वालों कि घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार। राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। ये सब कुछ खोकर एक आदमी ने कवि होने का धर्म निभाया है। जोरदार तालियों के बीच मंच की सबसे छोटी कलम को, सबसे दमदार कलम को आवाज दें प्रशांत अग्रवाल, आपकी घनघोर तालियों के बीच। तो अभी 8-10 कवि हम मंच पे हैं, हम यही आके आपसे बार बार निवेदन करेंगे, उसका रूप बदल जाएगा। कभी कोई कवि आपसे कहेगा भाई साहब आशीर्वाद चाहूंगा, भाई साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, भाई साहब आपका समर्थन मिले। इन सारी बातों का मतलब एक ही है कि आपको तालियां बजानी है। अच्छा, लेकिन भाई साहब कभी कभी दिक्कत हो जाती है ऐसे ताली मांगने में। वो सर मुझे नई बात एक याद आ गई, हम बिहार में कवि सम्मेलन कर रहे थे, कवि सम्मेलन मुशायरा। तो वहां हर एक शायर ने आके अपने स्टाइल में, विधायक जी वहां सामने बैठे थे, उनसे कहा विधायक जी आपकी तवज्जो चाहेंगे, विधायक जी आपकी तवज्जो चाहेंगे। अब वो विधायक ठहरे बिहार के, कवि सम्मेलन मुशायरा खत्म हो गया, उनका उद्बोधन होना था, वो मंच पे आए। मंच पे आकर के उन्होंने अपना भाषण दिया। आज हमारे नगर में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन मुशायरा हुआ जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कवि और मुशायर बुलाए गए। हर एक मुशायर ने हमसे एक एक तवज्जो की डिमांड करी। हम विधानसभा में जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे और हमारी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश रहेगी कि हर एक शायर को एक एक तवज्जो आवंटित हो। बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल भाई साहब लोड लेने की बात ही नहीं है। मेरे तो पड़ोस में रहते हैं गुप्ता जी, इतने लोड में रहते हैं साहब, उनकी 10 साल हो गए शादी को, आज तक पत्नी प्यार से नहीं बोली, कभी प्यार से खाना नहीं खिलाया, हमेशा गाली गलौज करना, मारना पीटना। भाई साहब परेशान होकर पहुंचे निर्मल बाबा के पास और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि बाबा जी पत्नी 10 साल हो गए आज तक प्यार से नहीं बोली, हमेशा गाली गलौज करती है, मारती पीटती है, आपको ये उपाय बताओ वो मेरे से प्यार से बात करने लगे। बाबा जी ने पूछा भाई कभी उसके हाथ का खाना खाया? बोले हाँ जी रोज खाता हूं। बोले कभी तारीफ करी? बोले ना वो ना करी जी अभी तक। बोले कृपा वहीं अटकी हुई है। भाई साहब अगले के समझ में आ गई, लेकिन दिक्कत हो गई, समझ में आ गई उसे क्या करना। अगले दिन घर पहुंचा, पत्नी बड़े प्रेम से 2 पराठे प्लेट में रख के लाई। अगले ने पहला टुकड़ा खाया और तारीफ करनी शुरू, वाह 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 बेगम तुम्हारे हाथ में तो जादू है, इससे लजीज पराठे, इससे अच्छे पराठे पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मन करता है जिन हाथों ने ये पराठे बनाए हैं वो हाथ चूम लूं। भाई साहब पत्नी का दिमाग खराब हो गया, किचन में गई, बेलन लेके आई, 15-16 लाके मारे तड़ातड़। पति फिर परेशान, बोले यार आज तो तारीफ करी, आज क्या दिक्कत हो गई? अब पत्नी का जवाब आप तक पहुंचे तो वो तालियां देना जो अब तक आपने ना बजाई हो। पत्नी बोली 10 साल हो गए अपने हाथों से मेहनत करके खाना बना के खिला रही हूं, आज तक 2 शब्द तारीफ के नहीं निकले, आज 2 पराठे पड़ोसन के घर से क्या आ गए? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, बहुत अच्छे प्रशांत, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। देखो आज तक झूठ बोला ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, जब हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बैठे हैं तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत वैसे तो, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, आज तक झूठ मैंने बोला ही नहीं। मैं सही बता रहा हूं। बिहार से हमारे बीच में बड़े हास्य कवि शंभू शिखर जी आए। बिहार के लोगों की आपने बहुत चर्चाएं सुनी होंगी। बताया गया मैं बीटेक में पढ़ता हूं, मेरी क्लास में बिहार का एक बच्चा आ गया। मैंने उससे पहले दिन पूछा भाई तेरा क्या नाम है? ये माइक जो सीटी मार रहा है इसको बंद कर दो, ये गलत जगह सीटी मार रहा है, मुझे इसके चरित्र पे शंका हो रही है। हाँ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं आपको। मैंने उससे पूछा भाई तेरा क्या नाम है? बोला जी मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा यार ये कैसा नाम है? बोला जी जब हल्दीराम हो सकता है
बहुत अच्छे, बहुत लंबा। भाई तो धनिया लक्ष्मण में क्या दिख, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बहुत दिक्कत ये बढ़िया। हो गई। अच्छा वो तो इतना बिहार का पट्टा बेड़ा गर्क कर दिया साहब उसने। हमारे प्लेसमेंट शुरू हुए, कंपनी आई नौकरी देने के लिए, पहला नंबर मेरा लगा इंटरव्यू में। मैं अंदर गया, मैंने सवालों का जवाब भाई साहब देना शुरू किया। मेरे से पहला सवाल पूछा गया, बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मैंने कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, मैंने कहा जी श्री नरेंद्र मोदी, विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बोले बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल पूछा गया, बताओ हिंदुस्तान आजाद कब हुआ था। मैंने फिर कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, मैंने कहा जी हिंदुस्तान की आजादी की प्रक्रिया 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो पाया और हमारी आजादी में हमारे पड़ोसी देशों का भी भरपूर सहयोग रहा। बोले बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल पूछा गया, बताओ चांद पे पानी है क्या। बोले जी साइंस तो मान चुकी है पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, रिसर्च पूरी होते ही आपको बता दिया जाएगा। मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया भाई साहब, मैं बाहर आया, बाहर खड़ा था वो बिहार का लड़का। हाँ भाई साहब आप 2 जनों की जगह देख के बैठ जाओ। हाँ हैं 4 जनों की नहीं, बिल्कुल आपकी जगह है सर, आप कितनी लो, मैं कम मना कर रहा हूँ, मुझे तो अपने लिफाफे से मतलब है। नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप बैठ जाएं सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। बाहर खड़ा था भाई साहब वो बिहार का लड़का, मेरे से कहने लगा प्रशांत भाई क्या क्या सवाल पूछे गए मुझे भी बताओ। मैंने कहा देख ऐसा सवाल तो बताऊंगा नहीं, जवाब सुन ले, पहले का ये दे दियो, दूसरे का ये दे दियो, तीसरे का ये दे दियो, तू पास हो जाएगा। भाई साहब वो तो बेड़ा गर्क कर आया। उससे पहला सवाल पूछा गया, भाई साहब आपका क्या नाम है। कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। बोले यार पर्चे में तो धनिया लक्ष्मण लिखा, हो सकता है घर का नाम बता रहा हो, उपनाम बता रहा हो, कोई बात नहीं है। अगला सवाल पूछा गया, भाई साहब आपका जन्म कब हुआ था। कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया साहब। बोले जी मेरे जन्म की प्रक्रिया तो 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के संघर्ष के बाद 1947 में मैं पैदा हो पाया और मेरे पैदा होने में मेरे पड़ोसियों का भी भरपूर सहयोग रहा। बहुत अच्छे। बोले यार तुम क्या उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए। बोले ये साइंस तो मान चुकी है पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं कंफर्म होते ही आपको बता दें। मैं चाहता हूं एक बार आपकी तालियां मिलें। मैं इस कवि सम्मेलन का नींव का पत्थर रखने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। एक अच्छी नींव आप रखेंगे तो आपको पहुंचना है चिराग जैन जी तक, आपको पहुंचना है विनीत चौहान जी तक। वहां तक एक कवि सम्मेलन एक इतिहास में रखा जाएगा। और एक बार तो आपने इतिहास वैसे ही रचा हुआ, मुझे पता चला 94 बार आप कवि सम्मेलन करा रहे हैं। एक बात की शिकायत आपसे है, अगर आप पहली बार ही कवि सम्मेलन ढंग से सुन लेते तो हर साल ये 4-5 लाख रुपए खर्च ना पड़ते इन्हें। तो आज आप ढंग से सुन लेना, अगली बार इतनी मेहनत ना होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर आपके 10 मिनट हो गए हैं तो मैं कविता शुरू करूं? कविता सुनाओ। मैं बिल्कुल जो मेरे को आदेश 10 मिनट का हुआ था मैंने वो काम पूरा किया। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी धरती धनकौर की धरती कविता को कितना प्रेम देती है। मैं कविता के नाम पे 4 पंक्तियां पहली रखता हूं और आपको लगे कहीं ना कहीं तुकबंदी अच्छी हो गई हो, कहीं ना कहीं बात अच्छी हो गई हो, तो आपकी तालियां मुझ तक आती रहें। मैं इस विश्वास के साथ पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। एक महापुरुष का आह्वान करता हूं, आपके दिलों में उस व्यक्ति के लिए सम्मान बसता हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो एक बार उसके सम्मान में अंतिम पंक्ति पे एक भी हाथ खामोश मत रखना। मैं निवेदन करता हूं, मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। कोई ना बचाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आप पे है पूरा विश्वास, चले आओ ना। देश में अंधेरा छाया, दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश, चले आओ ना। एक ऐसी मूर्त है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ। बहुत अच्छे। एक ऐसी मूर्त है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष को, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। आंच नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला देंगे हम। हिंदुस्तान का सैनिक जिसकी वजह से आज हम ये उत्सव यहाँ मना पा रहे हैं, वो किस हद तक जा सकता है, आपको लगे उसकी हिम्मत के लिए तालियां बजनी चाहिए तो एक बार खोलिएगा। मैं निवेदन करता हूं, क्या है हमारे सैनिक की हिम्मत है कि आंच नहीं आने देंगे भारत की अस्मिता पे, रणभूमि शत्रुओं को पानी पिला
देंगे हम, जो भी घुसपैठ करने की सोचेगा यहाँ पे, दावा है हमारा उसे मुंह की खिला देंगे हम। अपनी पे आ गए तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, सारे गद्दारों को जड़ तक मिला देंगे हम। और दिल्ली का सिंहासन अगर हमें बोल दे तो पूरा पाकिस्तान भारत में मिला देंगे हम। बहुत अच्छे। दिल्ली का सिंहासन अगर हमें बोल दे तो पूरा पाकिस्तान भारत में। लेकिन होता क्या है सर, जो सैनिक हिंदुस्तान के लिए ये करने की हिम्मत रखता है, मैंने जब उससे एक बार पूछा, मैंने कहा आपकी अपने जीवन की व्यक्तिगत इच्छा क्या है? जो सैनिक ने अपने जीवन की व्यक्तिगत इच्छा बताई, आपको लगे उसकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए, तो एक बार और उनके सम्मान में हाथ खोलिएगा। क्या मांगता है हिंदुस्तान का सैनिक? कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। क्या मांगता है हिंदुस्तान का सैनिक? मैं प्रयोग कर रहा हूं, काफी है, देखिएगा। भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए। बहुत अच्छे, हाँ। केवल एक है शानदार। जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं सर। और सैनिक ही नहीं, हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति ऐसा है जो अगर जरूरत पड़े तो सीमाओं पे जाके लहू बहाने की ताकत रखता है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। संदीप जी ने यूट्यूब की वीडियो देखकर मुझे बुलाने की डिमांड की। ऐसे ही एक बार यूट्यूब की वीडियो देखकर एक मुझे 40-42 साल के मुसलमान व्यक्ति का फोन आया। मैं बिल्कुल सही घटना बता रहा हूं और आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिएगा। उसने मेरे पास फोन किया, उसने कहा प्रशांत जी आपकी कविताएं सुन के मेरा मन खुश हो गया और मैं मुसलमान हूं, इस्लाम को मानता हूं। इस्लाम में ये कहा गया है कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है तो उसको अपने जीवन में एक बार हज पे जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर मुझे हिंदुस्तान के लिए ये सर कटाने का अवसर मिल जाएगा तो मैं ये मान लूंगा कि मेरी हज यात्रा पूरी हो गई। ये वो हिंदुस्तान है सर। हम क्या करने की हिम्मत रखते हैं। मैं एक बहुत अच्छा एक छंद पढ़ना चाहता हूं, मेरे मन का छंद है सर। ये जितने भी बातें हो रही हैं उनको रोकने के लिए एक छंद पढ़ना चाहता हूं कि देश के मुसलमान सीमा पे भी आ जाएंगे, सिर्फ अब मक्का या मदीने नहीं जाएंगे। क्या हो सकता है? देश के मुसलमान सीमा पे भी आ जाएंगे, सिर्फ अब मक्का या मदीने नहीं जाएंगे। हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और इस बार एक भी धमाका तुमने किया तो कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे। कितने धमाके होंगे गिने बहुत अच्छे। कितने अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में? एक तो हर आदमी के जो मन में आता है वो कह देता है। अभी पिछले दिनों एक बात कह दी गई कि हिंदुस्तान में हमारी कौम के लोगों को असुरक्षित महसूस हो रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ अगर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है तो उनके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। और मुझे अभी नजर पड़ी हिंदुस्तान के यूट्यूब का एक प्रतिष्ठित चैनल, नमोकार चैनल, हमारे बीच में इस चैनल को कवर कर रहा है कार्यक्रम को। कल को सुबह ही आपको इसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। मीडिया के सामने एक बात कहना चाहता हूं उन लोगों से। वो एक हैदराबाद का लड़का है, वो कह रहा है कि जी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। एक बहुत सकारात्मक टिप्पणी उधार लेता हूं, मेरे बड़े भाई होते हैं सुमित मिश्रा, उनकी एक टिप्पणी आपके बीच में करना चाहता हूं। वो कह रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। पूरा देश परेशान हो गया, पूरी भाजपा परेशान हो गई, पूरा आरएसएस परेशान हो गया। लेकिन प्रशांत अग्रवाल ये कहता है कि ओवैसी बिल्कुल मत बोलना भारत माता की जय। और मेरा तर्क पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का समर्थन मिलना चाहिए। मैंने कहा ओवैसी बिल्कुल मत बोलना भारत माता की जय, क्योंकि गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। बहुत अच्छे। मैं एक छंद पढ़ता हूं, आपको ये देश रहने लायक नहीं लगता। वो आमिर खान की वाइफ ये कह रही है कि ये देश असहिष्णु हो गया, मेरे को इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं होता। चिराग भैया एक टिप्पणी सुनिएगा, हालांकि हल्की है लेकिन मजेदार है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अबे यार जिस देश में सनी लियोने सुरक्षित है, अबे तो तेरी पत्नी तो ना 3 में ना 13 में, उसे काहे बात का खतरा?
मैं निवेदन करना चाहता हूं, फिर भी उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। आजकल कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डर सा बैठा हुआ है उनके खानदान में। क्या लग रहा है उन्हें? आजकल कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि डर सा बैठा हुआ है उनके खानदान में। जन्नत का स्वाद उनसे तो चखा जाता नहीं, रहने की आदत पड़ी है शमशान में। दूसरों पे उंगली तो बाद में उठाना तुम, पहले झांक कर देखो अपने गिरेवान में। और हिंदुस्तान यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो कौन रोकता के जाके रह लो पाकिस्तान में। हिंदुस्तान यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो कौन रोकता है, जाके रह लो। आखिरी एक कविता आपके बीच में 3 मिनट की रखता हूं, और आपने जैसे अभी तक मुझे सुना वैसे ही आप सुन लीजिएगा। मैं एक बहुत विशेष आपके बीच में आज कविता पढ़ने के लिए आया हूं। 3 मिनट की एक कविता और पढ़ता हूं। स्वागत। और जिस विषय की कविता ने मुझे प्रशांत अग्रवाल बनाया वो कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। 2 पंक्तियां उस कविता की पढ़ता हूं, मैं विषय भी नहीं खोल रहा हूं। आपको लग जाए कि मैंने 2 पंक्तियां वाकई बहुत अच्छी कही हैं तो आपका समर्थन मुझे दूसरी पंक्ति पे भरपूर मिलना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं सर, 2 पंक्तियां गीत की मुखड़े की हाजिर करता हूं कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। दूसरी पंक्ति अगर 100% सच्ची हो तो आपकी 100% तालियां मिलें कि जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। जैसे उजड़े हुए चमन में कली खिलती है। वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती। वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। मैं बंद हाजिर करता हूँ। क्या होती है आप लोग एहसास को महसूस करेंगे। मैं बंद में पिरोने की कोशिश करता हूँ कि पापा से मांगना अधिकार से उनका बटुआ, प्यार से पूछना कि सर में दर्द कैसे हुआ। उनके घर आते ही ये पूछना क्या लाए हो। डांट कर कहना कि घर देर से क्यों आए हो। जिंदगी का सफर, भैया पंक्ति सुनिएगा। हाँ स्वागत। जिंदगी का सफर ही नहीं लगता है। जिंदगी का सफर ही नहीं लगता है। जिंदगी का सफर ही नहीं लगता है। बेटियां ना हो तो घर ही नहीं लग। बहुत अच्छे प्रशांत, बहुत अच्छे। बेटियां ना हो तो घर ही नहीं लगता है। अपने हाथों से जो कुर्ते का बटन सिलती है वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।